एक कम्युनिटी, अभी कौन पारसी कम्युनिटी के बारे में तो नहीं बोल रही है, एक कम्युनिटि, किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं? किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं? मैं कुछ किस कम्युनिटी के बारे में? मुस्लिम के बारे में। वो कह रहे हैं, लैंग्वेज आप देख रहे हैं रिजवी जी, हाँ खाली मटका बचता, हाँ खाली जो मटका होता है ना वो बचता ज्यादा है। जो फराज जी, आपको ममता दीदी की अभी चमचागिरी करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो एक म्युनिसिपैलिटी भी कभी जीत नहीं पाएंगी। हूं कि आप सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते रहिए, लेकिन क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी, तब आप किसकी चमचागिरी करेंगे ये देश देखेगा। कह रहे हो अर्नब गोस्वामी तुम हिंदू हो, जब हम सरकार में आएंगे तुम जैसे हिंदू पत्रकारों का क्या होगा? बहुतों के कब्रें हैं, बहुतों के मकबरे हैं यहाँ का, लेकिन वो हिंदुस्तान के कभी नहीं रहे। न हिंदुस्तान ने उनको अपना माना, न वो हिंदुस्तान के रहे। कब्र मकबरा हो जाने से क्या होता है दोस्त? तो सोमनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया उसका नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का जो ऑब्जेक्टिव था सोमनाथ मंदिर से धन संपदा को लूटना, आज वही गजनवी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। भगवान राम आपने सालार गजनवी पे कुछ नहीं बोला, आप उसके मामा के पास पहुंच गए। समाजवादी पार्टी चुनाव के इतना नजदीक चुनाव है, वो ऐसी रिस्क नहीं लेगी कि सालार गाजी पर कुछ बोले। ये गोल गोल काम खराब है। समाजवादी पार्टी को उस पर टिप्पणी करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी सालार गाजी पर। क्या सपा को ऐसा लगता है कि इस देश का मुसलमान सालार गाजी को अपना नेता मानता है क्या? ऐसा रच दिया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़क पर निकल रहे हैं तो लोग उनके ऊपर जूता फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं। बंगाल में अंडा महंगे हो गए, टीएमसी वालों पे इतना फेंका जा रहा है अंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अर्नब गोस्वामी जी और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पहला डिबेट दोस्तों अर्नब गोस्वामी जी का है। आपको पता ही दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे तब ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये हिंदुओं के लिए कहा था कि हमारी वजह से एक कम्युनिटी रुकी हुई है, हमने एक कम्युनिटी को रोक रखा है। तो दोस्तों अब ये हेट स्पीच थी हिंदुओं के खिलाफ। तो दोस्तों इनकी इसी हेट स्पीच पर FIR हो गया पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी पर केस चलेगा। तो दोस्तों इस बात को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फराज किदवई, उनसे अर्नब गोस्वामी इसी बात पर सवाल पूछते हैं और उनको कहते हैं कि अब ममता बनर्जी का आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो एक चुनाव भी जीत नहीं सकती है। तो दोस्तों इस पर जो फराज किदवई वो कहते हैं कि आप बीजेपी की चमचागिरी बंद कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद अर्नब गोस्वामी उनको क्या जवाब देते हैं वो देखने लायक है। दूसरा डिबेट का हिस्सा है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन दोस्तों ओवैसी जी हैदराबाद वाले वो भी उतरने वाले हैं। 200 विधायकों के उम्मीदवार के साथ सारे मुस्लिम के मुस्लिम। तो दोस्तों अब वो अपने जो उनके गाजी है सालार गाजी, उनके जो क्या चबूतरा क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, वहाँ पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जो MIM के प्रवक्ता इस डिबेट में बता रहे हैं। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी कह देते हैं कि MIM का जो स्टांस है वो क्लियर है, बीजेपी का क्लियर है। मुद्दा रह जाता है समाजवादी पार्टी का। आप बताइए आपका स्टांस क्या है आप समर्थन देते हो सालार गाजी को? तो दोस्तों जो अशोक यादव है वो यहाँ वहाँ की सारी बातें घुमा देते हैं, लेकिन सालार गाजी पर एक शब्द नहीं कहते। तब दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसी क्लास लगाते हैं। दोस्तों जबरदस्त हिस्सा है, पूरा मिस मत करिएगा दोस्तों। डिबेट सीरियस है, इसलिए नो फनी मीम्स कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट डिबेट प्ले किया, आपको आनंद भरपूर आएगा। इसलिए तो इंटरेस्टिंग डिबेट दोनों दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो। तुम जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं उनकी भाषा का एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। ये इस तरह की भाषा रत्नाकर त्रिपाठी करते हैं, फराज किदवई करते हैं, ज़ेबा खान करती है, ये कांग्रेस प्रो कांग्रेस हैं। ये क्या कहते हैं, मैं इसका उदाहरण देता हूं। अजय जी दूं उदाहरण, खाली मटका बस उदाहरण दूं। बिल्कुल उदाहरण है कि हम लोग हैं, जान लोग हैं। उदाहरण ये है कि हम लोग हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से सो पा रहे हो, जी पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो। हिंदू आप लोग मतलब हिंदू, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग मतलब हिंदू, हम हैं यानी कि दीदी है तो हिंदू सांस ले पा रहे हैं, और दीदी नहीं रहेगी अगर हम लोग नहीं रहेंगे। अगर कभी वैसा दिन आएगा, एक सेकंड लगेगा, एक कम्युनिटी, अभी कौन पारसी कम्युनिटी के बारे में तो नहीं बोल रही है, एक कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं? किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं? मैं कुछ किस कम्युनिटी के बारे में? मुस्लिम के बारे में। वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो कहती है एक कम्युनिटी जब इकट्ठा होकर एकजुट हो जाती है और घेर लिया ना, घेरा किसको? हिंदुओं को घेरा किसको अजय जी? हिंदुओं को। एक सेकंड में 12 बजा देंगे। अरे घटिया माफिया वाली गुंडा वाली लैंग्वेज बोलने वाले ममता दीदी को लोग बोलते हैं इनके साथ अच्छी तरह से बात करो, ये लैंग्वेज है इनकी। एक सेकंड में 12 बजा देंगे।
अपने आप को तुम बचवा नहीं पाओगे। हाँ, क्या बात है। लैंग्वेज आप देख रहे हैं रिजवी जी। हाँ, खाली मटका बचता, हाँ, खाली जो मटका होता है ना वो बचता ज्यादा है, जो जिसमें पानी भरा होता है ना वो शांत रहता है। तो ये खाली मटके, आपने शुरू में आज बहुत अच्छी आपने शुरुआत की, जो खाली होता है, खोखला होता है, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो बचता ज्यादा रहता है। एक और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि हिंदू धमकी नहीं देता है, हिंदू वोट देता है। वोट देता है, वोट देता है। वोट की ताकत है। वोट देता है क्योंकि इतने हिंदू हैं। सच्चाई है, आपको बुरा लगेगा मगर भारत में हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी रहेगा। शांत रहिए। फराज जी, आपको ममता दीदी की अभी चमचागिरी करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि वो एक म्युनिसिपैलिटी भी कभी जीत नहीं पाएंगी। एक अजय जी, मैं कुछ ज्यादा एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये एक म्युनिसिपैलिटी भी नहीं जीत पाएंगी। आज फराज किदवई जी, आप आज उनके कैद से निकल चुके हैं, आज आप इंडिपेंडेंट हैं। ममता दीदी बोलती है कि वो नहीं रहेंगी तो मुसलमान लोग घेर देंगे हिंदुओं को, 12 बजा देंगे। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। तो आप आज खुलकर बोलिए, अगर आप एंटी हिंदू हैं, अगर आप एंटी हिंदू हैं तो आप ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, अगर आप हिंदुओं के खिलाफ हैं तो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। मैं अर्नब जी, मैं आपको बहुत बड़ा पत्रकार मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज आपने एक बात ऐसी बोली, दो चीजें हैं। पहले तो आपने व्यक्तिगत मुझसे बोला कि ममता जी की आप चमचागिरी छोड़ दीजिए। तो अर्नब जी, मैं कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे आज ये बोलता हूं कि आप सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते रहिए, लेकिन क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी, तब आप किसकी चमचागिरी करेंगे ये देश देखेगा। मुझे आपने मजबूर किया ये बोलने के लिए। रिसर्च कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूंगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर से आपने 2-3 बातें मेरे बारे में कही, तो मैं जवाब देने का भी मेरा हक है। और पहले आपने बोला नहीं, मैं जवाब देने का मेरा हक है, जवाब देने का मेरा हक है, जवाब देने का मेरा हक है, और मैं जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब सुनना होगा। तो आज मुझे कहा कि अर्नब, जब हम सरकार में आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये पहली बार धमकी नहीं दी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन की सच्चाई कोई जानना चाहे तो 2 जगह जाने की ज़रूरत होती है। पहली है कोई भी हॉस्पिटल बेड की आईसीयू, और दूसरी होती है जेल। ठीक है ना। और जो आईसीयू भी गया हो, जो जेल भी गया हो, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। पहली बात ऑन एयर सबको रखिए। फराज जी, मैं दोनों जगह जा चुका हूँ, बहुत समय मैंने काटी है, हॉस्पिटल के आईसीयू में भी और जेल में भी। आपने दोनों जगह आप नहीं रहे हैं। आप लोगों ने, जब मैंने पालघर के साधुओं पर जब मैंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है अंतोनिया दी माइनो, अंतोनिया दी माइनो चुप क्यों है, तब इन्होंने मुझे तलोजा जेल भेज दिया। मैं बाहर गया। बाहर जब मैं तलोजा जेल से निकला, तब मेरे लिए तलोजा जेल के बाहर, है ना, हजारों की संख्या में हमारे समर्थक थे। ठीक है, जो राष्ट्रवादी समर्थक हैं, राष्ट्रवादी लोग बहुत हैं इस देश में। और अगर इस देश में कोई राष्ट्रवादी पत्रकार ये सवाल पूछे कि आपने हिंदू धर्म को गंदा धर्म क्यों कहा, आपने हिंदू धर्म को क्यों कहा कि इसको खत्म कर दो, सनातन को, आवाज तो आपकी तब नहीं उठती है फराज जी, जब कहा जाता है खुलकर हम गंदा धर्म को नहीं मानते हैं। किस धर्म के बारे में बात हुई थी? यह सवाल अकेला नहीं अर्नब गोस्वामी पूछता है। भारत किस धर्म के लोगों को धमकी दी गई थी? जब अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तुम 100 करोड़ हो, फिर भी 15 मिनट में पुलिस हटाकर देख लो कि अब 100 करोड़ लोगों का क्या करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं अजय आलोक जी, हम कहने ये धमकी देना बंद करो। हमने कहा कि क्या कभी कोई हिंदू नेता इस तरह की धमकी देता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की जो अश्लील भाषा है, जो प्रयोग किया जाता है 23 जनवरी 2021 को, मैं पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, याद रखो इस बात को, जब योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? उसी शब्द का प्रयोग पॉइंट टू पॉइंट अजय आलोक जी, पॉइंट टू पॉइंट कहा, कह रहे हो हिंदू, अरे अर्नब गोस्वामी, कहने की कोशिश आपने की, कह रहे हो अर्नब गोस्वामी तुम हिंदू हो, जब हम सरकार में आएंगे तुम जैसे हिंदू पत्रकारों का क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं, और आप कह रहे हैं जब हम आएंगे तुम जैसे राष्ट्रवादियों का क्या होगा? तो मैं खुलकर कहना चाहता हूं इस देश में
राष्ट्रवादियों की कोई कमी नहीं है। और लोग खुल के देख ले आज कि फराज किदवई ने देश के राष्ट्रवादियों को ललकार दिया है कि हम जब सरकार में आएंगे तब राष्ट्रवादियों का क्या होगा। नहीं, राष्ट्रवादी पत्रकारों का क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं तब भी और आज भी हम लड़े और हम लड़ेंगे, तब भी और आज भी हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। कोई बीजेपी सरकार में नहीं थी, ना आम आदमी पार्टी थी जब अर्नब गोस्वामी ने CWG स्कैम, 2G स्कैम, देवास इसरो स्कैम को एक्सपोज करके देश में दिखा दी थी कि पत्रकारिता क्या होती है। फराज जी, समझने की कोशिश करिए और गिरेबान में झांक कर अपने आप को पूछिए कि मैंने कहा चमचागिरी ना करे, मैंने ममता दीदी को नहीं कहा अजय आलोक जी उस सोच की चमचागिरी ना करें, उस एंटी हिंदू सोच की चमचागिरी ना करें कि मैं हिंदुओं को गाली दूंगा और वोट मिलेंगे। लेकिन हमने सुना कि 200 सीटें ओवैसी साहब ने चुनी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, बोले वहीं पे झंडा फहराएंगे गुरु क्या? जी सही बात है। अब मसला सर ये हो रहा है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा है। अब समाजवादी पार्टी खुद इतनी निकम्मी और नाकारा पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता या उसके नेता अपने ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, वो दूसरे लोगों के ऊपर ढालकर और उनको ढाल बनाकर काम करना चाहते हैं। यही बात है और यही इनकी कुछ मानसिकता की बात है। और हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह तकरीबन जहां जहां पर मुसलमानों का अच्छा प्रतिनिधित्व है, जहां में अच्छे नुमाइंदे मिलेंगे, हम वहां पर चुनाव लड़ाएंगे। और सालार के शहर, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के शहर से इंशाल्लाह हम चुनावी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी भी थोड़ी ही बवाली संस्कृति की है कि कुछ ना कुछ बवाल होता रहे। आपने सालार गाजी का इलाका क्यों चुना शुरू करने के लिए? ताकि क्रिया हो, फिर प्रतिक्रिया हो, फिर मौज आए। नहीं, आप भी जानते हो कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो आनंद आएगा। नहीं, हमारे लिए एक हमारे रूहानी पेशवा हैं, हमारे लिए रूहानी मुक्तदा हैं, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस्लाम की नशर और इशाअत में उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं अगर सालार की जो दरगाह है या सालार का जो शहर है क्या वो इस मुल्क से बाहर है? बहराइच उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है, ये समझने वाले के लिए बात है। ठीक है मुफ्ती साहब रुकना। बहुतों के कब्रें हैं, बहुतों के मकबरे हैं यहाँ का, लेकिन वो हिंदुस्तान के कभी नहीं रहे। न हिंदुस्तान ने उनको अपना माना, न वो हिंदुस्तान के रहे। कब्र मकबरा हो जाने से क्या होता है दोस्त? जाने किन किन के मकबरे हैं यहाँ, किन किन की मजारे हैं यहाँ, वो हिंदुस्तान के कंधे पर बैठ जाएंगे क्या लोग? नहीं ना मित्र, सालार गाजी से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं। आक्रांता था, लुटेरा था, उसको हिंदुस्तान की शक्ति ने जमींदोज कर दिया। बस इतनी ही इतिहास हम जानते हैं, बाकी सारी कहानी है दोस्त, छोड़ो। मुझे लगता है कि जिस तरह का निकम्मापन और नकारापन AIM ने पश्चिम बंगाल में दिखाया, उसी नकारापन और निकम्मेपन की वजह से आज मुसलमान समाज को सड़कों पर किस तरह का तांडव का सामना करना पड़ रहा है। आज मुसलमान समाज के घर जलाए जा रहे हैं इसी नकारापन की वजह से, इन्हीं नकारों की वजह से आज मुसलमान समाज घर जलाए जा रहे हैं। अशोक जी, अब सालार गाजी पर इतनी बात आई गई तो आप भी बताई दो, आपके लिए सालार गाजी क्या है? देखिए ऐसा है अमिताभ जी, सालार गाजी के बारे में तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कोई बताने की जरूरत है। रवि भाई ने भी काफी कुछ प्रकाश डाला है, बता दोगे तो कोई मुश्किल है, प्रकाश डाला है यहाँ की किताबों में बहुत लिखा हुआ सालार गाजी के बारे में। एक मिनट अशोक भाई, दो बातें यहाँ पर हैं। इतिहास में तो सब कुछ लिखा है, फिर बहसी टीवी पे बंद हो जाएंगे अगर इतिहास से काम चलाएंगे हम लोग, और इतिहास मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। दो धाराएं आई, एक AIM की, ओवैसी की पार्टी की, उन्होंने कहा कि हम उनका एहतराम करते हैं, महान थे सालार। दूसरी धारा आई कि सालार भारत विरोधी था, हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने आया था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और इसको फिर भारत के शौर्य ने जमींदोज किया। ये दो धाराएं हैं, आप किस धारा के पक्ष में खड़े हो उतनी बात बता दो, बाकी तो किस्सा कहानी है। जी देखिए, आपने चूंकि मंदिर का जिक्र किया तो सोमनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया उसका नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का जो ऑब्जेक्टिव था सोमनाथ मंदिर से धन संपदा को लूटना, आज वही गजनवी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। भगवान राम के आपने सालार गाजी का कुछ नहीं बोला, आप उसके मामा के पास पहुंच गए, भांजे पर नहीं बोले। मामा के पास इसलिए पहुंच गए क्योंकि रिलेवेंसी साबित हो रही है ना, जिससे जो काम गजनवी ने किया। तो मामा एक बात बता अशोक जी, अच्छा चलिए आप उसी को 4 गाली दे दो, पहले हम जान लेंगे। भाजपा भी राम मंदिर को लूट रही है अमिताभ जी, ये गजनवी और भाजपा में लगभग समानता है। अरे आप पहले गजनवी को तो 4 गाली दो, फिर बात आगे बढ़े। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अमिताभ जी कि जिस तरह से गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जलेबी न बनाओ महाराज। लेकिन मैं समझ रहा हूं समाजवादी पार्टी चुनाव के इतना नजदीक चुनाव है, वो ऐसी रिस्क नहीं लेगी कि सालार गाजी पर कुछ बोले।
गाजी मियां पर वो चुप रहेगी। यही ओवैसी इसी चुप्पी का लाभ उठाएंगे। अशोक जी लिख लो, इसीलिए उन्होंने सालार गाजी की बाजार चुनी। तू डाल डाल में पात पात, आप वो जानते सपा बोलेगी नहीं, वो पूछेंगे कि सपा बताए सालार गाजी क्या है, क्या तो आप होनोलुलु का जवाब दोगे, यूथोपिया के सवाल बताओगे। यही तो सब फंसाव का चक्कर है। अमिताभ जी, बात यह है कि इस तरह की बातें भाजपा और एआईएम दोनों चाहती है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी करे, ताकि पेपर लीक की बात दब जाए, ताकि परीक्षाओं में जो लीकेज हो रहा है वो दब जाए, परीक्षा में भ्रष्टाचार दब जाए। ये सारी बातें इसीलिए की जा रही हैं। जिस भगवान राम की कृपा से आज भाजपा इतने राज्यों में सरकारों में, अमिताभ जी, उस भगवान राम के खजाने पर पंजा मारते समय इनको कम से कम थोड़ा सा तो अंतरात्मा इनको जगानी चाहिए थी। अरे यार, उन्हीं की कृपा से हम इतना आगे बढ़े हैं, उन्हीं के खजाने पे पंजा मार रहे हैं, तो आप पंजा मारने वाले को बचा भी रहे हैं। तो आज इस पर चर्चा न हो जाए। चर्चा किस पे हो? सालार गाजी पे। क्यों? क्योंकि ताकि भगवान राम के मंदिर पे चंदा चोरी पे चर्चा ना हो, हमारे जो 69,000 सिख भर्ती पे चर्चा ना हो, हमारे छात्रों नौजवानों पे चर्चा ना हो, हमारे किसानों पे चर्चा ना हो। एक मिनट, तो ये सब चर्चा हम लोग, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आप इनके चर्चा के सारे पॉइंट डिफ्यूज कर दीजिए एक लाइन सालार गाजी पे बोल के, फिर चर्चा उसी पे आ जाएगी। रोटी पे रोजगार पर एक लाइन बोलो सालार गाजी पे, चैप्टर खत्म करो। मैं कह दूंगा प्रशांत पटेल से, जब सालार गाजी का मसला बोल तो दिया उन्होंने, अब उस दूसरा विषय बात होगी। लेकिन आप भी तो नहीं बोल रहे, नदवी तो यही पूछ रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, ये बता दो सालार गाजी को आप क्या मानते हो। मैंने जवाब दे दिया अमिताभ जी, वो इसलिए जानबूझ के सालार गाजी की चर्चा हो रही है ताकि हम भाजपा के जाल में फंस जाएं, हम एआईएम के जाल में फंस जाएं। ये बड़ा दुखद है कि इस देश में ऐसे लोग भी रहे, ऐसी पार्टियां भी रहे जो सालार गाजी पर भी बोलने से झिझकें। सालार गाजी से क्या लेने देना हमारा, क्या लेने देना? भारत की मिट्टी का नहीं था, यहां मनरेगा में काम करने तो आया नहीं था, न मिड डे मील में काम कर रहा था। हम उस पर भी बोलने से डरते हैं। मुझे एक लाइन लेने वाले ठीक लगते हैं लोग, ठीक है, ओवैसी की अपनी एक लाइन है, लेकिन लाइन तो है, भाजपा की अपनी एक लाइन है। यह गोल गोल काम खराब है। समाजवादी पार्टी को उस पर टिप्पणी करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी सालार गाजी पर। क्या सपा को ऐसा लगता है कि इस देश का मुसलमान सालार गाजी को अपना नेता मानता है क्या? ये सालार गाजी वोट दिलाएंगे? और अगर सपा ऐसा सोचती है तो फिर मेरा प्रणाम। फिर ये सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं फिर कहूंगा अशोक जी, पश्चिम बंगाल में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई कि ओवैसी ने कुछ करा दिया और फलाने ने करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत समय लगेगा ओवैसी को उतना शक्तिशाली होने में कि वो ऐसा ऐतिहासिक जनादेश का निर्माण कर दे जैसा बंगाल में आया। अभी बहुत माइल्स टू गो ओवैसी को। मालूम क्या हुआ? कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी घटना घटी। आप लोगों को ये लगता था कि हिंदू कभी भी पोलराइज हो ही नहीं सकता क्या? तो आपने जब भी पेन निकाला, कागज पर जोड़ा, बोले 20% मुसलमान, इतना यादव, इतना ये, इतना ये, बोले जीत गए, जाओ हो गया, डन। बंगाल में वही पलट गया। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार हिंदू बिल्कुल नख से शिख तक पोलराइज हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, सन्नाटा छा गया। मैं तो उसकी बंगाल की लिस्ट देख रहा था और बंगाल के लोग हमसे कहते भी थे कि 87 सीटें तो मुस्लिम डोमिनेशन वाली सीटें हैं, ममता वहां से तो ओपन करेंगी अपना। क्या उनको 87 भी नहीं मिली, 80 मिली कुल। और जो मुसलमान जीते भी अशोक जी, वो अब सबसे पहले भाग रहे हैं ऑटो पकड़ के टीएमसी छोड़ने के लिए। खान साहब, मोहम्मद साहब, जितने हैं, जितने जीते, जितने मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में उनके सदस्य हैं, वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हिंदू पोलराइजेशन, आप मुस्लिम पोलराइजेशन को की अति कर देंगे, मुस्लिम पोलराइजेशन की आप अति कर देंगे तो उसके जवाब में शार्प हिंदू रिपोलराइजेशन होगा ही होगा। लिख लीजिए, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता, भले उसका फिर सारा बेनिफिट बीजेपी को मिले। हिंदू बुड़बक नहीं रहेगा। देश बदल गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जिस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे आप खड़े हो, उस बस स्टैंड पे बस रुकती नहीं है। बस रुकने वाला बस स्टैंड अलग हो गया, आप दूसरे में खड़े हो, यहां कहां बस आएगी? ट्रेडिशनल ढंग से राजनीति खत्म हो गई, वैसी नहीं चलेगी। इतने मुस्लिम, इतने काछी, इतने कोरी, इतने बामन, इतने ठाकुर, क्या हुआ? वहां जातियां नहीं है बंगाल में? वहां भी तो जातियां हैं। न जात बटी, न चौका बटा, न थाली बटी, न कुछ बटा, सब कुछ एकजुट हो गया।
और उसने फिर बंगाल रच दिया, और ऐसा रच दिया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़क पर निकल रहे हैं तो लोग उनके ऊपर जूता फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं। बंगाल में अंडा महंगे हो गए, टीएमसी वालों पे इतना फेंका जा रहा है अंडा और टमाटर। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ममता बनर्जी का तो दोस्तों करियर खत्म ही हो गया, कहीं पर भी जाए कुछ भी करे, पश्चिम बंगाल में उनका कोई करियर नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई है, पश्चिम बंगाल की जनता ने क्लियर कर दिया। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते। देख लिया डिबेट में सालार गाजी पर पूछा गया तो दोस्तों इनका स्टांस कोई क्लियर नहीं दिख रहा है। बीजेपी अपनी जगह क्लियर है, AIM जो है वो भी अपनी जगह क्लियर है सालार गाजी को लेकर दोस्तों, लेकिन ये समाजवादी पार्टी बीच में झूल रही, तो दोस्तों यही बीच में झूलना उनको बहुत ही मुसीबत में डाल देगा। ये बात अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, खासकर ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।